बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सुनो पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट कहरबानो आवान। आज जब मैं उठी मौसम बहुत खुशगवार था, बारिश हो रही है सुबह से और इसका मतलब ये है कि सर्दियाँ आ चुकी हैं और आपने अपना ख्याल रखना है और अपने बच्चों का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है क्योंकि आज बहुत सर्दी थी जब मैं उठी। और ये भी ख़बरें आ रही हैं कि कुछ एरियाज़ में या अलाबारी भी हो रही है। तो हम ये दुआ करते हैं कि ये बारिश जो है ये हम सब के लिए रहमत की बारिश हो। आज प्रोग्राम का आगाज़ बैनुल-अक़वामी अवार्ड याफ्ता मुसन्निफ, खुराक के माहौलियाती और समाजी असरात के माहिर ट्रिस्ट्राम स्टीवर्ट की इस बात से करते हैं कि व्हेन फूड इज़ वेस्टेड all the resources that went into producing it are also wasted। यानी जब खाना ज़ाया होता है तो वो तमाम वसाइल भी ज़ाया हो जाते हैं जो इसे पैदा करने में लगे थे। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में खुराक का दिन मनाया जा रहा है जिसका मकसद आलमी सतह पर खुराक की पैदावार में इजाफा करना, खुराक की कमी के मसले पर आवाम में शऊर उजागर करना, भूख, नाकिस खुराक और गुर्बत के खिलाफ जिद्दोजहद में आलमी इत्तेहाद कायम रखते हुए मिलकर काम करने के अज़्म का इजहार करना है। इसी पर एक रिपोर्ट देखें। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में खुराक का दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद खुराक की वजह से पैदा होने वाले खतरात की जानिब तवज्जो मबजूल कराना, उन्हें रोकने या निमटने के लिए इक़दामात तश्कील देना है ताकि ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, इंसानी सेहत, इक़्तिसादी तरक्की, ज़राअत, मंडियों तक रसाई, सयाहत और पायदार तरक्की यकीनी बनाई जा सके। वर्ल्ड फूड डे 2023 का थीम वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड, लीव नो वन बिहाइंड है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान 116 ममालिक की फहरिस्त में से 92 नंबर पर है। अच्छी खुराक की कमी और अदम दस्तयाबी जिस्मानी और ज़हनी अफजाइश को बुरी तरह मुतासर करती है। वज़ारत कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तहक़ीक़ की दस्तावेज़ात में इंकशाफ हुआ है कि पाकिस्तान शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार है। इसके बावजूद पाकिस्तान में सालाना मुल्की पैदावार की तकरीबन 26% खुराक ज़ाया हो जाती है, जिसका तखमीना 4 अरब डॉलर लगाया गया है। नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में 60% खवातीन और बच्चों को नाकाफी खुराक का सामना है। पाकिस्तान में 5 साल से कम उम्र हर 5 में से एक बच्चा मौत के खतरे से दो चार है। रिपोर्ट आपने देखी। अगरचा पाकिस्तान में इस वक्त खुराक की शदीद किल्लत है, इसके बावजूद हमारी रोजमर्रा खुराक का बहुत ज्यादा हिस्सा जाया हो जाता है। खुराक सबसे ज़्यादा ज़ाया हमारे बावर्ची खानों में, रेस्टोरेंट्स में होती है और यहाँ जो बची हुई खुराक होती है उसको ज़ाया कर दिया जाता है। शादी ब्याह की अगर बात की जाए, दीगर फंक्शंस, तकरीबात, यहाँ पर भी खाने को कचरे में फेंक दिया जाता है। अगर इस खाने को गरीबों में बांट दिया जाए तो इससे ना सिर्फ गरीबों को अच्छी खुराक मिल जाएगी बल्कि ये सवाब का भी ज़रिया बन जाएगी। हमारे होटल्स और जो खाना बनाया जाता है, कस्टमर्स जो खाना छोड़ कर जाते हैं वो फेंक दिया जाता है। हमें ऐसे करना चाहिए कि इस खाने को हमें लोगों में बांटना चाहिए। बहुत से गरीब लोग जो रात को खाना नहीं खा सकते, हम उनमें बांट सकते हैं। तकरीबात में हम देखें, शादियों में बेदर्दी से खाना ज़ाया किया जाता है। लोग इस तरह से खाना डालते हैं जैसे ज़िंदगी में पहली दफ़ा उनको खाना मिला और दोबारा नहीं मिलेगा। इसको कुफराने नेमत कहा जाए तो ये गलत ना होगा। ग़िज़ाई अशिया की नाकदरी हमारी दीनी तालीमात और तहज़ीब इक़्तिदार के भी सरासर मुनाफी हैं। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम खुद भी खाना खाएँ, हम रिज़्क़ की कदर करें और दूसरे को भी नाकदरी ना करने दें। दूसरे को भी तलकीन करें कि अगर हम ये इरादा कर लें कि हम रिज़्क़ की कदर करेंगे तो गरीबों की भूख मिटाएंगे, तो इससे बड़ी कामयाबी या इससे बड़ी नेकी कोई नहीं हो सकती। अगर शख्स फाके से सो रहा है और आप उसके घर में खाना पहुंचा रहे हैं फेंकने की बजाय, तो आप सोच सकते हैं कि इसका इतना सवाब है जिसका हिसाब नहीं। तो ये थी बात जो मेरे ख्याल से समझाने की कोशिश की गई ट्रिस्ट्राम स्टीवर्ट की जानिब से। और अब बात करेंगे मुल्की सूरत हाल की, क्या रुख इख्तियार कर रही है मुल्की सूरत हाल। फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान तनाज़े में कितनी शिद्दत आ रही है, आलमी बिरादरी मशरिक़ वस्ता की बिगड़ती सूरत हाल पर क्या किरदार अदा कर रही है, महंगाई के मारे अवाम किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मईशत की बात की जाए तो आदाद व शुमार क्या बता रहे हैं और खेल के मैदानों में क्या पेशरफ्त है, इसी पर नजर डालते हैं। निगरान हुकूमत का अवाम को बड़ा रिलीफ। पेट्रोल 40 रुपए फी लीटर सस्ता, हाई स्पीड डीजल की कीमत में 15 रुपए फी लीटर कमी। पेट्रोल सस्ता होने का रिलीफ अवाम तक पहुंचाना हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज।
फलस्तीनी अवाम की हिमायत में पाकिस्तानी कौम यकज़बान। कराची की सड़कें लब्बैक या अक्सा की सदाओं से गूंज उठी। जमात इस्लामी के फलस्तीन मार्च में लोगों का समंदर उमड़ आया। कराची वालों का हाथों में फलस्तीनी परचम उठाए मासूमों से इजहार यकजहती। इलेक्शन से पहले सियासी गहमा गहमी, नून लीग का कसूर में पावर शो। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ की आमद पर मीनार पाकिस्तान में जलसे की मशरूत इजाजत मिल गई। तहरीक इंसाफ को लिबर्टी में पावर शो का मौका न मिल सका। साइफर केस की समाअत जेल में होगी या अदालत में? इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज महफूज फैसला सुनाएगी। चेयरमैन पीटीआई की अदालत में समाअत करने की इस्तदा। साबिक वजीर आजम जेल में समाअत करने का नोटिफिकेशन चैलेंज कर चुके। वर्ल्ड कप में बड़ा अपसेट, अफगान स्पिनर्स ने इंग्लिश बल्लेबाजों को चकरा दिया। इंग्लिश टीम 285 रन के ताक़ुब में 215 रन पर ढेर हो गई। अफगानिस्तान ने दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को 69 रन से शिकस्त दे दी। ग्रीन शर्ट्स 20 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के मद्दे मुकाबिल होंगे। राउंड अप पर नजर आपने डाली। अब हम आपको शाहराए कराक्रम पर वाक़या गिलगित बल्तिस्तान के कैसे दिलकश मकाम के बारे में बताते हैं जिसे देखकर इंसान हैरत में गुम हो जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान के जिला हुंजा में वाक़या पासुकोंस की। ये एक ऐसा पहाड़ है जहाँ कोई भी सयाह जब हुंजा आता है तो वो इसके सामने रुककर तस्वीर जरूर बनाता है। इस पहाड़ को पासुकोंस इसलिए कहते हैं कि इस जगह पर पहाड़ों की चोटियों के ऊपर बारीक बारीक कोने बने हुए हैं और ऐसा महसूस होता है जैसे इन्हें खुद तराश कर बनाया गया हो। यहाँ पर हर पहाड़ का सर और कोना दूसरे से अलग और मुख्तलिफ है। ये ऐसा दिलकश मंजर पेश करता है कि इंसान इसे रुक कर देखने पर मजबूर हो जाता है। इस जगह पर कराक्रम हाईवे का नजारा ही कुछ और है। पहले इन पहाड़ों के करीब जाना मुमकिन नहीं था, मगर अब पहाड़ तक पहुंचने के लिए मकामी लोगों ने हुकूमती इमदाद से 3 किलोमीटर का ट्रैक बनाया है, जिसके बाद पासुकोंस पहाड़ तक जाया जा सकता है। 2021 में पासुकोंस की अहम चोटी जो है वो पहली बार सर की गई। 6106 मीटर बुलंदी पर ये चोटी है। शमशाल के नौजवान थे, मुहिम जूं थे, 12 रुकनी टीम थी, उन्होंने ये सर की थी। इस टीम में 2 लड़कियां भी शामिल थी। यहाँ पाकिस्तान का दूसरा तवील तरीन ग्लेशियर बटोरा ग्लेशियर भी वाक़या है। इस ग्लेशियर की लंबाई 56 किलोमीटर है और सियाचिन के बाद इसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा ग्लेशियर माना जाता है। कहा जाता है कि पासुकोंस जैसा अजीबोगरीब लैंडस्केप दुनिया में और कहीं नहीं मिलता। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की खूबसूरती में कोई कमी नहीं। पाकिस्तान आप एक दफ़ा एक्सप्लोर करें, हर जगह आपको खूबसूरती ही मिलेगी। लोगों से मिलेंगे तो वहाँ पर भी खूबसूरती मिलेगी। और अगर बात की जाए नॉर्दर्न एरियाज़ की और इन जगहों की, तो ऐसे लगता है कि आपने जन्नत के टुकड़े पाकिस्तान में उतरे हुए हैं। तो अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आपने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म शहीद मिल्लत लियाकत अली खान की आज बात करेंगे, जिनकी आज 72वीं बरसी है। वज़ीर आज़म नवाबजादा लियाकत अली खान को रावलपिंडी में एक जलसा आम के दौरान गोली मारकर शहीद कर दिया गया था। तहरीक पाकिस्तान से क़याम पाकिस्तान के बाद उन्होंने मुल्क व कौम के लिए जो खिदमात अंजाम दी वो तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखी जाएंगी। वो क़याम पाकिस्तान के बाद इसकी बुनियादों को मुस्तहकम करने के लिए दिन रात कोशा रहे। कौम के हौसले बुलंद और उनमें जोशो खरोश और वलवला पैदा करते रहे। अगर बात की जाए जितनी खिदमात उनकी की गई क़याम पाकिस्तान से लेकर तहरीक पाकिस्तान तक, उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत अहम किरदार अदा किया है। उस वक्त पाकिस्तान को एक ऐसे लीडर की बहुत ज़रूरत थी जो पाकिस्तान के लिए काम करे, जो लोगों को जोशो वलवला दिलाए और बताए कि आज़ादी क्या है। तो उनकी खिदमात, इसमें कोई शक नहीं कि अगर तारीख में लिखी जाएंगी तो सुनहरे में लिखी जाएंगी। अब हम बात करेंगे पाकिस्तानी फिल्मी स्क्रीन की और फिल्म बीनों के दिलों पर राज करने वाली अदाकारा सबीहा खानम की, जिनकी आज 87वीं सालगिरह है। सबीहा खानम 16 अक्टूबर 1936 को गुजरात में पैदा हुई। फनी जिंदगी का आगाज थिएटर से किया। हिदायतकार मसूद परवेज ने इन्हें 1950 में फिल्म बेली में मुतारिफ करवाया, जबकि 1954 में रिलीज होने वाली फिल्म सस्सी की कामयाबी ने इन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। उनकी सुपरहिट फिल्मों में 7 लाख, दुआसू, गुमनाम, दुल्ला भट्टी, सरफरोश, मुखड़ा, देवर भाभी और दामन शामिल हैं। पाकिस्तानी सिनेमा के खातून अव्वल करार पाने वाली सबीहा खानम ने ना सिर्फ अपनी अदाकारी से लोगों के दिल जीते, बल्कि प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का अवार्ड भी इन्हें हासिल हुआ है। जी हाँ, सबीहा खानम बहुत वर्सटाइल अदाकारा थी। उन्होंने साथी अदाकार संतोष कुमार से शादी की थी।
इन दोनों की बाकमाल जोड़ी जितनी फिल्मों में कामयाब थी, इतनी ही मुस्तहकम और खुशगवार अज़दवाजी जिंदगी इनके हिस्से में आई थी। इन्होंने अपने तवील फिल्मी करियर में हर तरह के किरदार अदा किए और सिल्वर स्क्रीन की वर्सटाइल आर्टिस्ट थी। अभी वक्त एक ब्रेक का, आपने कहीं जाना नहीं, बड़ी अहम खबर इसके बाद आएगी। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। अब बढ़ेंगे बड़ी खबर की जानिब। फलस्तीन और इसराइल के दरमियान हर गुजरते दिन के साथ जंग शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। सेहोनी जारहियत का आज 10वां दिन है। इसराइल की सफाकियत और दरिंदगी की इंतहा हो चुकी है। गजा के 20 लाख फलस्तीनियों का मुहासरा जारी है। खुराक खत्म हो चुकी है, दवाएं नापैद हो चुकी हैं, पानी और बिजली बंद है, ईंधन की भी शदीद किल्लत है। बॉर्डर पर इमदादी ट्रकों की लंबी कतारें लगी हुई हैं, मगर इसराइल ने इजाजत देने से साफ इनकार कर दिया है। गजा में बड़ा इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। गजा मलबे का ढेर बन चुका है। हर तरफ दिल दहला देने वाले मनाजिर हैं। मुर्दा खानों में गुंजाइश खत्म हो चुकी है। सहाफी भी कैमरे छोड़कर शोहदा को उठाने में लगे हुए हैं। 724 बच्चों समेत फलस्तीनी शोहदा की तादाद 2500 तक पहुंच गई है। दूसरी जानिब अमेरिका ने इसराइल की मदद के लिए दूसरा बहरी जहाज रवाना कर दिया है। सेहोनी फौज ने गजा में जमीनी कार्रवाई की मनसूबाबंदी कर ली है और सरहदी पट्टी पर टैंक्स और तोपखाने पहुंचा दिए गए हैं। गजा के बड़े अस्पताल भी खाली करवा दिए गए हैं। अल्टीमेटम दे दिया गया है। अमेरिका की शह पर इसराइल ने मशरिक वस्ता में कहीं भी हमले की धमकी दे दी है। उधर हमास ने सेहोनी जारहियत रोकने के लिए तैयारी मुकम्मल कर ली है और एक वीडियो में ये भी कहा है कि जिसमें उन्होंने कहा है कि इसराइल टैंकों पर हमले करते हुए दिखाया गया है। ईरान ने भी इसराइल पर 2 टोक अल्फाज में वाजे किया है कि अगर गजा में कार्रवाई ना रुकी तो ऐसा जवाब देंगे कि इसराइल के ऐवान लरज़ उठेंगे। सेहोनी राष्ट्र को बचाने की कोशिशें भी जारी हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन इसराइल से सीधे सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। सऊदी वली अहद से मुलाकात की है उन्होंने। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने चीनी हम मनसब से भी रब्ता किया है। फ़लस्तीन और इसराइल तनाज़े को बड़ी जंग में तब्दील होते हुए हम देखने से बचाने के लिए अपील की गई है कि बड़ी जंग ना हो। ये तमाम सूरत हाल जो हम देख रहे हैं ये आलमी जंग में तब्दील ना हो। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सियासतदान और साबिक सिफारतकार हैं सैयदा आबिदा हुसैन साहिबा। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। मैम, फ़लस्तीन और इसराइल के तनाज़े की अगर बात करें तो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। मुस्लिम उम्मा की बात करें अगर हम, तो अरब लीग का इजलास भी हुआ जिसमें सिर्फ मुज़म्मतें और मुतालबे ही किए गए। OIC का इजलास 17 अक्टूबर को होने जा रहा है। फ़लस्तीन तनाज़े पर मुस्लिम दुनिया मुज़म्मतों तक ही चुप बैठी हुई है। क्या लगता है आपको, मामलात कब आगे बढ़ाएंगी? देखिए जी, ये जो इजरायली कर रहे हैं जुल्म फ़लस्तीन पर, ये साफ जाहिर है कि हर मुसलमान के लिए एक तकलीफदेह चीज़ है। और जितनी भी इस्लामी रियासतें हैं ये बड़े ज़ोर से कंडेम कर रही हैं इजरायली एक्शन को। पहली मर्तबा अमेरिका का जो पब्लिक ओपिनियन है वो इजराइल के हक में नहीं जा रहा। अब इसके बायस क्या अमेरिका अपनी प्रो इजरायली पॉलिसी को तब्दील करता है या नहीं, ये आइंदा चंद दिनों में देखने को आएगा। और फिर ईरान ने साफ जाहिर है कि उन्होंने हमास को अबेंडन तो नहीं करना, तो वो अगर इस मामले में दाखिल हो जाते हैं ईरान में, ईरानी, तो साफ जाहिर है कि फिर ये एक बड़ी जंग इसका बनने का इम्कान है। और अब फ़लस्तीनी जो पनाह ले रहे हैं, लेबनान में जा रहे हैं, जिस तरफ उनको जगह मिलती है निकल रहे हैं अपनी जानें बचाने की कोशिश में। तो इसका जो अमल है वो यकीनन कुछ ऐसा होगा कि इसको एक बड़ी जंग में ये कैफियत तब्दील हो सकती है, जिसमें फिर साफ जाहिर है कि पाकिस्तान भी इन्वॉल्व हो जाएगा। मैम, आलमी बिरादरी की अगर बात करें तो इनका किरदार क्या होना चाहिए, कब हरकत में आएगी आलमी बिरादरी? दूसरा ये कि अगर ह्यूमन राइट्स हम बात करें तंजीमों की या अलंबरदार जो बने हुए हैं ह्यूमन राइट्स के, वो कब उठेंगे? क्योंकि बाकी मामलात में तो छोटी सी बात हो तो उनकी जानिब से बड़े बड़े बयानात सामने आ जाते हैं, स्ट्राइक्स की जाती हैं
कि बच्चों पर जुल्म नहीं करना, ख़वातीन पर जुल्म नहीं करना, लेकिन फ़लस्तीन पर जो बर्बरियत की जा रही है, इस पर ह्यूमन राइट्स कहाँ सोई हुई है? देखिए जी, जैसे मैंने अर्ज किया कि पब्लिक ओपिनियन जो है अमेरिका यूरोप में, वो इजरायली बर्बरियत को तो फेवर नहीं कर रहा। वो इस वक्त उनकी फ़लस्तीनियों के जानिब हमदर्दी कुछ कायम हो रही है। अब इसका उनकी हुकूमतें क्या असर लेती हैं, वो आइंदा उनके अमलो हरकत से मालूम हो सकेगा। साफ जाहिर है कि अगर अमेरिका की इजराइल को सपोर्ट नहीं होती तो इजराइल को अपनी पॉलिसी बदलनी होगी, और ये जो वो बमबारी कर रहे हैं और फ़लस्तीनियों पे जो मजालिम ढा रहे हैं उनको रोकने होंगे। अगर वो नहीं रुकते और दूसरी इस्लामी रियासतें बिलखसूस ईरान इस मामले में दाखिल हो जाती हैं तो फिर इस जंग का फैलने का इम्कान है। ठीक है, अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका एक तरफ तो इसराइल को इमदाद फराहम कर रहा है, दूसरी तरफ जंगबंदी के लिए सऊदीया और चीन से मदद के लिए राबते किए जा रहे हैं। अमेरिका के इस दोहरे मयार की क्या वजह है? देखिए, अमेरिका को अपनी पॉलिसी बदलनी होगी। अगर वो नहीं बदलते तो एक तो इस जंग का फैलने का इम्कान है, दूसरी जानिब ये है कि साफ जाहिर है कि बशमूल सऊदी अरब इस्लामी रियासतें अमेरिका की जानिब अपने रवैये को जरा सख्त करने लगेंगी, और अमेरिका बैनुल इस्लाम की इतनी ज़्यादा जो टेरिटरी है और जो मुसलमान लोग हैं उनको इग्नोर वो नहीं कर सकते। मैम, इसराइली वज़ीर ख़ारिजा की अगर बात करें तो उन्होंने तो दो टोक धमकी दी है कि वो किसी भी हद तक जा सकते हैं और मशरिक़ वस्ता में कहीं भी हमला कर सकते हैं। इसराइली जो अज़ाइम हैं, जो सिचुएशन हम देख रहे हैं, जिस तरह से वो बयानात दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, अमेरिका की शय पर मज़ीद बढ़ चुके हैं वो बर्बरियत की जानिब, कितना ख़तरनाक लग रहा है आपको ये सिचुएशन, और क्या मशरिक़ वस्ता इसका मुतहम्मिल हो सकता है? देखिए, मुझे ये सिचुएशन बहुत ख़तरनाक महसूस हो रही है। अगर ईरान दाखिल हुआ इस मामले में, हमास की उन्होंने एक्टिव हेल्प की और इजरायलियों को उन्होंने दबाया, तो ये फिर जंग जो है ये पूरे बैनुल इस्लाम में फैल जाएगी। ये यूएई की जानिब भी, सऊदी अरब की जानिब भी, हमारी सरहदों तक ये जंग जो है इसका फैलने का इम्कान है। इसलिए मैं समझती हूँ कि अमेरिका को अपनी पॉलिसी जो है, प्रो इजरायली पॉलिसी, उसको यकीनन बदलना होगा। ईरान की जानिब से भी ये दो टोक कहा गया है कि अगर ये गोलाबारी और ये बर्बरियत बंद ना की गई तो इसका ऐसा जवाब देंगे कि इसराइल के अवान लरस जाएंगे। दूसरा, जंग बंदी के लिए सिफारती कोशिशें जारी हैं। इस पूरे क्राइसिस में आपको सिफारती हल क्या नजर आ रहा है? डिप्लोमेटिक सतह पर अगर बात की जाए तो इसका हल क्या है? खुदा ना खास्ता सिफारती हल से बात आगे तो नहीं निकल गई? नहीं, इसका तो वाहिद हल ये है कि इजराइल बमबारी बंद करे जी, और फिलिस्तीनियों को गुंजाइश दे कि वो अपना जो उनका मुतालबा है एक आज़ाद रियासत हासिल करने का, उस मुतालबे को तस्लीम करे इजराइल। इजराइल अपनी पॉलिसी को बदले। ठीक है। अच्छा, इस सारी सिचुएशन पे पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है या पाकिस्तान का जो किरदार है वो सामने आ चुका है, तो आपके ख्याल में क्या ये तसल्ली बख्श है? जी, वज़ीर ख़ारजा ने खासा सख्त बयान इजराइल के ख़िलाफ़ दिया है, और मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान को मज़ीद इजराइल से मुखातिब हो के और मज़ीद अपनी खफगी का इजहार करना चाहिए। मज़ीद पाकिस्तान को खुलकर मौक़िफ़ देना चाहिए, और मेरे ख्याल से तो मुस्लिम उम्मा को डट जाना चाहिए और इस मौक़िफ़ पर होना चाहिए कि
ये गोला और ये जो गोलाबारी की जा रही है, जो बर्बरियत की जा रही है फ़लस्तीनियों पर, इसको बंद किया जाए, क्योंकि वहाँ के अगर हम मनाजिर देखते हैं तो दिल दहला देने वाले मनाजिर हैं। और वहाँ पर एक बच्चे से इंटरव्यू किया गया तो उसकी जानिब से ये कहा गया कि हम दिन में 5 नमाज़ें पढ़ते हैं आम रूटीन पर, लेकिन फ़लस्तीन में हम रोज़ 6 नमाज़ें अदा करते हैं, यानी 5 नमाज़ों के साथ एक नमाज जनाजा पढ़ी जाती है। दुआ ये की जा रही है कि फ़लस्तीन की खुदा मदद फरमाए। मुल्क की सूरत हाल की बात करेंगे मैम, तो लाकानूनियत के खिलाफ हुकूमत और अस्करी क़यादत ने बड़े फैसले किए हैं और 1 नवंबर तक अफ़गानों समेत गैर कानूनी तौर पर मुकीम जो गैर मुल्की हैं उनको पाकिस्तान छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया गया है, जिसमें तकरीबन 15 दिन बाकी हैं। इस सारी सिचुएशन को आप कितना बेहतर देख रही हैं? क्या इससे मज़ीद मुल्क बेहतर होगा? जी हाँ, मैं समझती हूँ कि होगा। और मुल्क में जी 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 ये जी जी बुनियादी तौर पे जो जिन अफगानों ने पनाह ली हुई है पाकिस्तान में, इनको साफ जाहिर है कि हम चाह रहे हैं कि ये अपने घरों को वापस लौटें और ये जाना शुरू कर दें। अच्छा मैम, इस वक्त मुल्क की चैलेंजेस की बात की जाए तो मुल्क इस वक्त मईशत की कमी का शिकार है और हम देख रहे हैं कि मुल्क के हालात जो हैं वो ख़राब हो चुके हुए हैं। सियासी तौर पर देखें तो वहाँ पर बड़ी हंगामा खेज़ी हम देख रहे हैं और महंगाई से आवाम जो हैं वो दूभर हैं, आवाम को सुकून का कोई लम्हा मैसर नहीं हो रहा। क्या समझती हैं कि हमें कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ अपनानी चाहिए जिससे मुल्क मज़ीद बेहतर समत की जाने बढ़ेगा? देखिए, इस वक्त जो गुमगू की कैफियत है वो बुनियादी तौर पे इसलिए है कि एक मुंतखब करदा हुकूमत जी पाकिस्तान के मामलात को नहीं संभाल सकी और जब तक असर नौ इंतखाब नहीं होगा और एक लेजिटिमेट हुकूमत उसके नतीजे में नहीं बनेगी तो पाकिस्तान के हालात साफ जाहिर है कि दुश्वार ही रहेंगे। ठीक है मैम, बहुत शुक्रिया, आपने तमाम तर मामले पर अपना तज्जिया दिया और सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया। हम दुआ करते हैं कि मुल्की हालात भी बेहतर हों और गैर मुल्की हालात भी बेहतर हों। अभी वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आपने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में स्पाइन डे मनाया जा रहा है। रीढ़ की हड्डी, जिसमें वो सबसे बड़ी और सबसे मजबूत हड्डी है, जिस पर जिस्म की दूसरी हड्डियों और ढांचे का दारोमदार होता है। पट्ठों, हड्डियों, रीढ़ की हड्डी, डिस्क और लिगामेंट्स के एक पेचीदा नेटवर्क से बना हुआ है। रीढ़ की हड्डी इंसानी जिस्म में सबसे ज्यादा पेचीदा ढांचे में से एक है। रीढ़ की हड्डी इस वक्त बात करेंगे कि इसमें तनाव किस तरह से होता है, तनाव की वजह क्या है, खराबियां कौन कौन सी होती हैं, रीढ़ की हड्डी से कौन कौन सी बीमारियां जो हैं वो जन्म लेती हैं। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे पास मौजूद हैं स्पाइन सर्जन डॉक्टर मोहम्मद फारूक बशीर साहब। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बेहतरीन, आप अस्सलाम। बताएं। एक तो ये बताएं कि ह्यूमन बॉडी में स्पाइन की क्या इंपॉर्टेंस है, दूसरा इससे डिसीजेज जो होती हैं वो किस हद तक खतरनाक हैं और इलाज कैसे मुमकिन? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि क्या अहमियत है Thank you. स्पाइन की, उर्दू में से रीढ़ की हड्डी कहते हैं। इसके ऊपर तो बहुत सारी एग्जांपल ज़रबुल इम्साल बनी हुई है, लाइक कि ये चीज़ हमारे लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। कोई भी चीज़ जैसे ज़राअत हमारे मुल्क के लिए रीढ़ की हड्डी की, तो रीढ़ की हड्डी वो चीज़ है कि अगर वो टूट जाए तो इंसान ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए इसको ज़रबुल मिसल बनाई गई है कि रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी जिस्म के अंदर एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को खड़ा रखती है, चलने में, हर काम करने में मदद देती है। अगर ये ठीक है तो इंसान अपने सारे काम ठीक कर सकता है। तो रीढ़ की हड्डी जो है वो बनती किन चीज़ों से है, इनमें दो अहम स्ट्रक्चर जो लोगों को बताने के लिए ज़रूरी हैं वो मोरे हैं और दूसरी चीज़ उसमें हराम मगज़। उसको इंग्लिश में अगर करेंगे तो मोरे वर्टिब्राज होते हैं और जो हराम मगज़ है उससे स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। इन दोनों की अलग अलग बीमारियां होती हैं, लेकिन दोनों के जो अलामात हैं वो मिलती जुलती होती हैं। ठीक है। और अमूमन दोनों इकट्ठे भी ख़राब होते हैं, दोनों अलग अलग भी ख़राब होते हैं जी। तो इन दोनों को यूनिट को रीढ़ की हड्डी या स्पाइन कहा जाता है।
ठीक है। इसी का आज दिन मनाया जा रहा है। इस पूरे स्ट्रक्चर को स्पाइन कहा जाता है। अच्छा, इसमें अक्सर हम देखते थे पहले कि कुछ 50 प्लस लोग हैं, एज की बात करें तो उनको स्पाइन का इशू होता था, या स्पाइनल पेन, या स्पाइनल कहते हैं कोई डिस्क हिल गई इस तरह का, या मोरा जो है वो हिल गया। अब हम देखते हैं जवान लोगों को भी ये मसला हो रहा है। क्या वजह है, क्यों ऐसे ज़्यादा हम देख रहे हैं कि जवानों में भी ये सारे इश्यूज आ रहे हैं? देखिए, ये एक बहुत ही अहम सवाल है और इससे ये साबित होता है कि आपको भी इस चीज़ की कोई एक अहमियत का अंदाज़ा है। जी। ये कि बीमारी जो बूढ़ों में थी, कमर का झुक जाना या कमर दर्द, वो अब जवानों में भी आ रही है। तो देखिए, आज हम भी बैठे हुए हैं, एक स्पाइन डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसको सेलिब्रेट नहीं कहा जा सकता, इसको ये कहा सकता है कि इसको अवेयरनेस दे रहे हैं। तो ये इसलिए है कि पूरी दुनिया में एक वरी है, एक परेशानी है कि ये कमर जो है वो अब प्रॉब्लम बनता जा रहा है, स्पाइन एक प्रॉब्लम बनता जा रहा है। तो इस वजह से दुनिया में लोगों ने जिस तरह किस चीज़ को अहमियत देनी होती है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक डे दिया जाता है। उसका मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ उस दिन उसका काम किया जाए। ये वो डे देने का मकसद ये होता है कि वो चीज़ इतनी अहम है, वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि उसको याद करने के लिए, उसको लोगों को आगाह करने के लिए एक दिन मुकर्रर किया जाए। ठीक है। ये बात भी बिल्कुल सच है। बहुत सारी बीमारियों की तरह लाइक ट्यूबरक्लोसिस, टीबी भी ऐसे ही था जो पहले बूढ़ों में होती थी। दुनिया में तो वो ख़त्म हो गई, लेकिन पाकिस्तान में वो अभी बूढ़ों से बच्चों तक आ गई। ये सोचा भी नहीं जाता था आज से 25, 30, 40 साल पहले कि ये बच्चों में होगी। सिमिलरली जो बैक है, कमर की दर्द, जिसकी आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या वजूहात होती हैं और किन किन चीज़ों पे बारे में ये ख़तरनाक है। लेकिन जो भी वजह है, जो कमर की दर्द है वो सबसे पहले बूढ़ों में होती थी, अब जवानों में आ गई है। तो वजह वही है कि बूढ़े जैसे कमज़ोर थे, अब जवान वैसे कमज़ोर हैं। यानी आप समझते हैं हमारी डाइट अच्छी नहीं, हमारी डाइट अच्छी नहीं है, हमारा रूटीन वर्क अच्छी नहीं है, हमारा वर्कआउट नहीं है, हमारी रूटीन बहुत सेडेंट्री हो गई। सेडेंट्री का मतलब जिसमें हम बैठ के अपना सबसे बड़ी बात तो ये कि जो अब हमारे इंटरनेट का दौर है, ऑनलाइन का दौर है। ऑफ कोर्स मैं उसी के बारे में बात कर रहा था, पोस्चर के बारे में, कि आजकल का दौर जो है वो सब ऑनलाइन का दौर है, इंटरनेट का दौर है। आपका बिजनेसेस, आपकी हर चीज़, ऑफिसेस सब ऑनलाइन चल रहे होते हैं। सो पहले तो उठ के तैयार होना, तैयार होने के बाद वहाँ तक जाना, आना, खाना पीना, ये सारा ऑफिस में फिजिकल वर्क होता था। अब लोग उठते हैं, नहाने मुंह धोने की ज़रूरत नहीं है, अपना लैपटॉप खोलते हैं, कई दफ़ा बेड पे बैठे हुए, जहाँ भी बैठे, वर्क फ्रॉम होम है। और ये सबसे ख़तरनाक चीज़ है। अगर आपने वर्क फ्रॉम होम करना है तो डेफिनेटली एक अच्छी फैसिलिटी है, बिजनेस है, बट फिर वो टाइम जो है उसने वर्कआउट का, एक्सरसाइज का निकालें। ये बॉडी एक ऐसी ही चीज़ है कि इसको जितना इस्तेमाल करेंगे उतनी मजबूत होगी और जितना इसको बिठाएंगे उतना ख़राब होगी। अल्लाह ताला ने, कुदरत ने ये निज़ाम दिया हुआ है कि जिस्म का जो हिस्सा ज़्यादा काम करता है उसको खून के ज़रिए ज़्यादा खुराक जाती है, वो ज़्यादा मजबूत होता है, और जो कम काम करता है उसको कम जाता है। हमारे बहुत सारे लोग जो एक्सरसाइज भी करते हैं, अनफॉर्चुनेटली वो बैक की एक्सरसाइज फिर नहीं करते। हर चीज़ मजबूत हो जाएगी, वो कहीं ना कहीं तो मजबूत बाकियों से तो हो जाती है। इसमें एक चीज़ ऐड कर लें। एक तो पोस्चर के बारे में बताएं कि कौन सा पोस्चर बेहतर है, कौन सा पोस्चर ऐसा है जो ज़्यादा स्पाइनल पेन या इसकी बीमारियों में इजाफा करता है। दूसरा, वर्कआउट की आपने बात की है, तो कौन सा वर्कआउट करना चाहिए स्पेसिफिकली? अच्छा, सबसे पहले जो आपने कहा कि कौन सा पोस्चर होना चाहिए, देखिए हर प्रोफेशन की अलग डिमांड है कि उसके लिए कौन सा प्रोफेशन हो। जो लोग ज़्यादा सिटिंग पोजीशन में बैठते हैं, लाइक आप भी बैठी हुई, मैं बैठा हूँ, हमारी कमर स्ट्रेट है, लोग ऐसे झुक के बैठ के काम करते हैं, ये सबसे खतरनाक काम होता है। ज़्यादातर लोग जो पीसीज या लैपटॉप के सामने काम करते हैं वो एक स्ट्रेट नहीं बैठते, तो हमें स्ट्रेट बैठना है, आगे झुक के बैठते, स्ट्रेट बैठना चाहिए। वैसे तो ये बहुत पुरानी सेइंग है कि जब भी आप पढ़ रहे हो, लाइक लैपटॉप पढ़ना है, आप स्ट्रेट रखें और आपकी जो भी चीज़ है आपके बिल्कुल सामने हो। ऐसे सर झुका के नहीं, ऐसे सर उठा के नहीं, आपकी स्ट्रेट कमर होनी चाहिए। पहले तकलीफ महसूस होती है, लेकिन जैसे ही इस चीज़ की आदत हो जाती है तो आपकी कमर पे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। सेकेंडली, आपने पूछा कौन कौन सी एक्सरसाइजेज होनी चाहिए। इसके लिए बेस्ट तो ये है कि आप बैक की एक्सरसाइजेज, बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, सिर्फ एक वर्ड याद रख लें लोगों को बताने के लिए, बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, कमर को मजबूत करने वाली एक्सरसाइज। आप आजकल हर बंदे के पास मोबाइल है, एंड्रॉयड मोबाइल है, आईफोन है, सर्च करके गूगल पे सिर्फ आपने ये लिखना है बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज एंड फॉलो देम। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि जैसे कि आपने अक्सर, मैं अगर अपनी बात भी करूँ तो मेरी कमर में भी पेन होती है, तो क्या ये इस चीज़ का अलार्म है
कि मेरा कोई मसला हो रहा है या फिर मुझे अपने पोस्टर को बेहतर करना होगा, किस तरह से मैं इसको डिफाइन कर सकती हूँ? ये डॉक्टर को चेक करवा के मुझे समझ आएगी कि लाइक मुझे अगर दर्द हो रही है तो ये कौन सी दर्द है और इसके लिए मुझे अभी फौरी तौर पर क्या करना चाहिए? आज जितना भी हमारा ये प्रोग्राम चलेगा उसमें सबसे अहम सवाल ये है, और मैं लोगों से चाहता हूँ कि इस सवाल को, इसके जवाब को आप खुद भी सुन लें पल्ले बांध और पल्ले बांध लें, और अगर ये बातें आप रिपीट करके भी ज़रूर सुनिएगा, ये बहुत अहम आपको फ़ायदा देने वाली हैं। कमर की दर्द ख़तरनाक भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। ओके। मैं आपको वो बताऊंगा जो ख़तरनाक हो सकती है। ख़तरनाक की 4-5 चीज़ें याद रखें। ऐसी कमर की दर्द जो सिर्फ कुछ देर दर्द की दवाइयाँ लेने से एक दफ़ा डॉक्टर को विज़िट के बाद भी ख़त्म नहीं हो रही। ऐसी कमर की दर्द जिसके साथ आपका वज़न कम होता जा रहा है, चाहे 1 किलो चाहे 2 किलो। ऐसी कमर की दर्द जो सिर्फ कमर में नहीं है, किसी एक या दोनों टांगों की तरफ खिंचाव या दर्द की सूरत में आ रही है। ऐसी कमर दर्द जिसके साथ आपको टांगों की कमज़ोरी महसूस होना शुरू हो गई है, पेशाब पखाने वाली जगह पे सुन्नपन महसूस हो रहा है, या ऐसी दर्द जो आपको शदीद महसूस होती है और आप उसकी वजह से आपकी बर्दाश्त, आपको इंजेक्शंस पे जाना पड़ रहा है या आप बहुत शदीद तकलीफ में रहते हैं। मैं इन 5-6 चीज़ों की ज़रूर वजूहात भी बताऊंगा ये क्या आपने है। बताना। बिल्कुल, ये सबसे ज़रूरी है। अगर तो टांग में दर्द आ रही है कमर दर्द के साथ, तो आपकी डिस्क स्लिप है और उसका फ्यूचर ये है कि आपकी वो टांग की ताकत खत्म हो जाएगी। सियाटिका, उसका फ्यूचर एग्जैक्टली। हर इन सब बीमारियों की वजह ये नहीं है कि आपने डॉक्टर से इसलिए जाना है कि उसका सर्जरी ज़रूरी है, नहीं, उसका इलाज ज़रूरी है, और इलाज हमेशा सर्जरी नहीं होता। पहले मेडिसिन से उसको कवर किया जा सकता है। मैं फ्यूचर बता रहा हूँ कि अगर इलाज ही ना हो तो टांग में अगर दर्द आ रही है तो आपका पेशाब खाने का कंट्रोल खत्म होगा, ये टांग ज़ाया हो जाएगी। और अगर वजन कम हो रहा है तो इट इज़ ट्यूबरक्लोसिस, पीप भरेगी, दोनों टांगे हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। ये इसलिए बता रहा हूँ कि रोज़ ऐसे मरीज आ रहे हैं अपनी इग्नोरेंस की वजह से। अगर और अगर टांगों में पहले से दर्द की कमजोरी की वजह से आ रही है तो हो सकता है कि आपको स्पाइनल कॉर्ड और वर्टिब्रा का ट्यूमर चल रहा हो। इसमें एक और भी चीज़ ऐड कर लें, जो माइक्रोस्कोपिक सर्जरी है वो कितनी अहम है और वो किस स्टेज में करवानी चाहिए? हमारे पास वक्त बहुत कम है, आपने क्विकली बताना। अच्छा, माइक्रोस्कोपिक या एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी आजकल रिसेंट एडवांसेस हैं। ये पाकिस्तान में एक ऐसी सर्जरी अल्हम्दुलिल्लाह जिसमें इंट्रोड्यूस करवाई गई है, जिसमें मैं घुरकी हॉस्पिटल में सबसे पहले हमने यहाँ पाकिस्तान में रेगुलर बेसिस पे इंट्रोड्यूस करवाई है। इसमें ये फ़ायदा होता है सर्जरी का कि मरीज़ चल के अगर व्हील चेयर पे भी आया है तो सर्जरी में उसका एक स्टिच होगा, लाइक बिल्कुल 1 सेंटीमीटर से लेके 5 सेंटीमीटर तक का, और उसके बाद उसको हम अगले ही दिन चला के घर भेज देते हैं। लाइक सियाटिका डिस्क सर्जरी है, लाइक मोरा उसका हिल गया, वो उसमें स्क्रूज भी अगर हमने डालने हैं तो वो भी हम सिर्फ छोटे छोटे निक्स के साथ कैमरे के थ्रू करवाते हैं। और मरीज जो एक लोगों के पास फोबिया था कि कमर का ऑपरेशन हो गया अब हम बैठ गए, ऐसा नहीं है, वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत चल के जाएंगे। और हमारे बहुत सारे पेजेस पे ये चीज़ें देख रहे हैं कि मरीज खुद इंटरव्यू दे रहे हैं कि हम तो व्हील चेयर पे आए थे और अल्हम्दुलिल्लाह चल के जा रहे हैं। ये पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हमने इंट्रोड्यूस करवाया और ये बहुत कामयाब सर्जरी है। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर फारूक, आपने इस अहम टॉपिक के लिए हमें वक्त दिया, क्योंकि ये बहुत अहम टॉपिक है जिसको देखना होगा। आपने अपने पोस्चर का ख्याल रखना है। आप कोशिश करें कि आप दिन में खुद को वक्त दें, आप ज़्यादा वक्त मत दें, लेकिन 15 से 20 मिनट अपनी सेहत के लिए दें, वर्कआउट करें, अपना खास ख्याल रखें और जो चीज़ें डॉक्टर साहब की जानिब से बताई गई हैं इसको फॉलो करें। अभी वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे नई स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए आपने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। बात करेंगे बढ़ती हुई महंगाई की और कीमतें आसमान को छू रही हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तानी आवाम है जो मुश्किल हालात के बावजूद भी मुस्कुराना और छोटी छोटी खुशियों को यादगार बनाना नहीं भूलती, जिसकी एक मिसाल हमारे सामने है। एक नौबयाख्ता जोड़ा जिसने किसी तारीखी या खूबसूरत मकाम के बजाय पेट्रोल पंप पर शादी का फोटो शूट करवाया है, जिनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो चुकी हैं। पेट्रोल पंप के जरिए गाड़ी में पेट्रोल डालती दुल्हन की मासूमियत और दुल्हे की मुस्कुराहट ने सोशल मीडिया सारिफीन की तवज्जो अपनी तरफ समेट ली है। इसी पर बात करने के लिए ये जो जोड़ा है ये इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सलमान महमूद और सहर असलम जापान में हैं, इनसे बात करते हैं। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताएं कि शादी का फोटो शूट आपने किसी ऐसी जगह पे क्यों नहीं करवाया? लोग कहते हैं हम किसी तारीखी मकाम पर जाएंगे या फिर हम किसी खूबसूरत जगह पर जाएंगे, आपने पेट्रोल पंप का इंतखाब क्यों किया?
असल में ऐसे है कि हमारा 4 महीने पहले निकाह हुआ था, तो तब से ये महंगी जगह पे, किसी लेविश जगह पे ये डिसाइडेड था, इसका मतलब है। जी काफी एक्साइटेड था, और मैं काफी परेशान भी था, सोचता रहा कि कहाँ लेके जाऊँ। शायद किसी किले में लेके जाएंगे। तो ये आइडिया किसका था? आइडिया इस तरह से था, एक तो मेरा जो फोटोग्राफर है नबील निशात, तो उसके साथ मैंने डिस्कस किया, और उसके बाद जब मैं पाकिस्तान वापस आया हूँ, तो मैं लास्ट टाइम 2022 में आया था, तो तब मैंने पेट्रोल की जो प्राइसेस थी वो थी 150 के अराउंड, और जब मैं वापस 23 में अपनी वेडिंग के लिए आया हूँ, तो जब मैंने पेट्रोल डलवाया है तो उस टाइम प्राइसेस थी कोई 340 और समथिंग लाइक दिस। तो मैं आया, मैंने कहा यार इससे महंगी ट्रेन जगह कोई नहीं हो सकती आज के दौर में पाकिस्तान में। तो बस फिर हमने चूज ये कर लिया, और मैंने किसी को भी नहीं बताया, घर में भी, और इवन के इनको भी नहीं बताया। तो उसमें ये था कि वेडिंग यानी रुखसती जब हुई है, उसके बाद मैंने घर वालों को बोला कि आप लोग चले जाएं आप, और मैं पेट्रोल पंप जा रहा हूँ। मैं पेट्रोल पंप जा रहा हूँ, गाड़ी में पेट्रोल डलवाने, पैसे भी दे दें मुझे, पैसे बहुत लगेंगे। ठीक है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि ये आपने फेमस होने के लिए किया है, ये कोई पब्लिसिटी स्टंट है? जी ये जो आपने हेलो। फोटो शूट करवाया है, ये पब्लिसिटी स्टंट है? यानी आज जैसे कि बहुत से जोड़े हम देख रहे हैं, वो कोई ना कोई ऐसा अनोखा काम जरूर कर रहे हैं कि वो वायरल हो, तो ये वायरल होने के लिए किया गया? ऐसा कुछ ज़हन में तो नहीं था, तो बस ये है कि लोगों की मोहब्बत है और मेरी बेगम की जो मासूमियत है, शायद उसकी वजह से हमने लोगों ने कुछ सराहा है। बेगम तो आपकी मान इन सब- कैसे गई इस बात पे? क्योंकि खवातीन का तो बड़ा एक फैंटेसी होती है कि मैंने फलां जगह पर जाकर पिक्चर बनवानी है और मेरी पिक्चर ऐसी होनी चाहिए जो सारी दुनिया एक दफा देखे। मनाया कैसे आप शहर को? एक्चुअली मैंने इनको बताया ही नहीं था कि हमारा फोटोशूट कहाँ पर होना है। ओके। जब हम रहे हैं तो इनको यही था कि यहाँ पर पेट्रोल डलवाएंगे। तो जब मैं उतर गया हूँ, कैमरामैन गाड़ी की पिक्चर्स ले रहे हैं, तो आके फिर कहते हैं ब्राइड को उतार दें। तो ब्राइड ये परेशान कि मैंने करना क्या है यहाँ पर उतर के। तो मैंने इनको बताया, मैंने कहा कुछ नहीं, आप आए तो सही, अभी पता लग जाएगा आपको। जब हम नीचे उतरे हैं तो सबसे पहले इनको जब मैंने बताया है कि आपका फोटोशूट यहाँ पर होना है, तो इनको भी टेंशन हो, मेरा लहंगा यहाँ से भी सेट नहीं है, यहाँ से भी सेट नहीं है। हाँ, तो लेकिन हमने देखा है आपकी पिक्चर्स बहुत प्यारी हैं, शहर तो बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह से, और बड़ी मासूमियत है चेहरे पर। और इसका मतलब है आपने उनको बताया नहीं था, आपने एकदम से कहा कि यहाँ पे हम शूट करने जा रहे हैं। तो ये महंगाई की वजह से आपने ये डिसाइड किया कि खर्चे कम करें, किसी भी जगह पर जाएंगे वहां पर जाकर पैसे देने पड़ेंगे लोकेशन के लिए, तो ये बेहतरीन जगह है। मैंने एक तो काफी सारी जो लोकेशंस थी वो देखी जाकर, यानी कुछ हाउसिंग सोसाइटीज हैं, कुछ यानी पॉइंट्स ऐसे हैं। तो हमने यानी फोटोग्राफर से ही मैंने डिस्कस किया कि क्या प्राइजेस हैं, उसके क्या चार्जेस हैं। तो उन्होंने बताया मुझे कि इवन के कोई भी प्लेस है तो उसके 10,000 से अबव है, और लाइक अंडर 30,000 समथिंग। तो एंड इवन देयर वाज वन प्लेस, वहां पर एक ऐसी जगह थी जहां पर अगर हम सिर्फ उस एरिया के बाहर फोटोशूट करवाते हैं तो हमें फिर भी उसका 5,000 रुपये पे करना पड़ते हैं। अच्छा, तो आपकी फैमिली ने कैसे इसको समझा जब आपने उनको बाद में बताया होगा कि हम तो शूट करके आए हैं, तो वो हम करके आए पेट्रोल पंप पर, तो वो कैसा रिएक्शन था फैमिली मेंबर्स की जानिब से? बस उन सब के लिए वो सब बहुत एक्साइटेड थे, और इवन के वो मुझे कर रहे थे कि आप फोटोग्राफर को कहें कि जल्द हमें पिक्चर सेंड करें, जितनी जल्दी हो सकती है। पता नहीं तुम कैसा फोटोशूट करवाए हैं पेट्रोल पंप पे। ठीक है, तो अभी क्या ऐसा पैगाम देना चाहेंगे आप नौजवानों को कि वो कहाँ जाकर शूट करवाएं? मैं तो कहूँगा ऐसी जगह पर जाएं जहाँ पर आप दोनों खुश हों। ये आजकल के जो ट्रेंड्स हैं उनको ना फॉलो करें, मैं तो यही कहूँगा। क्योंकि आप जाते हैं किसी ऐसी जगह पर, तारीखी जगहों पर, वो भी अच्छी होती हैं, पर आप कोशिश करें कि उन दिनों में अपने आप को और जितना ज्यादा खुश कर सकते हैं उसमें खुश करें, और सरप्राइज अपने। ठीक है, ये तो एक बहुत अच्छा लेसन भी है आपकी जानिब से कि आप अपनी खुशियां हर उस जगह महदूद कर सकते हैं जहां पर आप जाकर अपने आप को खुश रख सकें। और इस महंगाई के दौर में आप कोशिश करें कि अपने पार्टनर का ख्याल रखें। शहर ने भी आपका बहुत साथ दिया, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया। और आप दोनों को शादी बहुत बहुत मुबारक हो। फोटोशूट तो आपका हो चुका है वायरल, अब इंजॉय करें। इस महंगाई के दौर में बहुत सी रिसर्चेज भी सामने आ रही हैं और तहकीक के बारे में पता चला है कि बरतानिया में एक तहकीक हुई है जिसमें ये इंकशाफ किया गया है कि घरों में रहना, अगर आप कर्ज पर रह रहे हैं और अदायगी कर रहे हैं यानी किराए के घर पर रह रहे हैं, तो आपको स्ट्रेस की वजह से आप जल्दी बूढ़े हो रहे हैं। यानी वो घरों की मिसालें भी दी गई हैं, आलूदगी से मुतासरा घर
या फिर जहनी तनाव का शिकार होना, इस सारे नतीजे में लोग तेज़ी से बुढ़ापे का शिकार हो रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ में ये रिसर्च की गई है और इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ में ये बताया गया है कि किसी शख्स की रिहायशी सूरत हाल सेहत पर हकीकी और अहम नतायज मुरतब कर सकते हैं। इन असरात में सबसे ज़्यादा काबिल ज़िक्र और मजबूत जो जिक्र किया गया है वो किराएदारों के बारे में किया गया है कि जो लोग किराए पर रहते हैं वो तेज़ी से बुढ़ापे की जानिब बढ़ते हैं। मुहक्किकीन का ये भी कहना है कि किराए के घर में रहने का ताल्लुक तेज़ी से हयाताती उम्र बढ़ाने से है। किराए पर रहने का असर बेरोज़गारी का सामना करने या सिगरेट नोशी करने के असरात से ज़्यादा ख़तरनाक है। इस हयाताती उम्र को अगर उल्टाया जा सकता है तो इसके लिए हाउसिंग पॉलिसी में तब्दीलियों जैसे किराए में इजाफे को भी महदूद करने का एक ऑप्शन है जो कि किया जा सकता है। सेहत को बेहतर बनाने के लिए मदद की जा सकती है। तो जो लोग किराए के घरों में रहते हैं, इसका मिसाल कुछ इस तरह से है कि आप किसी भी जहनी शिकार रहते हैं या फिर आप किसी भी चीज़ को लेकर टेंशन में हैं तो आप बुढ़ापे की तरफ या बीमारियों की तरफ ज़्यादा बढ़ें। तो आप ऐसा करें कि अपना ख्याल रखें। किराए पर भी रह रहे हैं तो कोई बात नहीं, छोटी छोटी चीज़ों से खुशियाँ आप समेट सकते हैं। तो अभी वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आपने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। खुशामदीद। बात करेंगे मुआशी मसाइल की। तो हर शख्स परेशान दिखाई दे रहा है, अखराजात बढ़ रहे हैं, आमदन कम हो रही है, बेरोजगारी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। आजकल के दौर में मुतवसत तबके के लिए गुजारा करना मुश्किल हो गया है। यही वो तबका है सफ़ेद पोशी की वजह से छोटे छोटे काम करने में हिचकिचाहट महसूस करता है, छोटे कारोबार करने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं, इसे उज़र महसूस करते हैं। मगर आज हमारे साथ एक ऐसे कम उम्र बिजनेस इन्फ्लुएंसर मौजूद हैं जो लोगों को बिजनेस आइडियाज़ देते हैं। रोज़ाना खुद नया काम करके इसमें लगे पैसे और मुनाफे का हिसाब लगाकर लोगों को बताते हैं और ऐसे कारोबार में पैसे कमाने के तरीके सिखाते हैं जिन्हें आम तौर पर मुनाफा बख्श नहीं समझा जाता। जी हाँ, तो हमारे साथ मौजूद है कम उम्र बिजनेस इन्फ्लुएंसर उस्मान रफीक, जो सोशल मीडिया पर नौजवानों को नए कारोबार करने के तरीके इंतहाई प्रैक्टिकल अंदाज में सिखाने की कोशिश करते हैं। वेलकम बैक, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। देखिए, आपके बिजनेस को देख के मैं भी थोड़ी सी परेशान हो गई हूँ कि आप माशाल्लाह से इतनी छोटी उम्र में आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो मुझे ये बताएं कि आइडिया कहाँ से आया? कभी आपको देखते हैं आप ठेला लगा लेते हैं, कभी देखते हैं कब्रिस्तान के फूल बेचना शुरू कर देते हैं, कभी देखते हैं आप पकौड़े बेच रहे होते हैं, कैसे? आइडियाज़ बस ये आ जाते हैं। इससे पहले मैंने ये 2 साल पहले सोचा हुआ था कि मैं ये काम स्टार्ट करूंगा, तब मैं बहुत ज़्यादा छोटा था। तो अब मैं ज़रा बड़ा हो गया तो मैंने सोचा कि ये काम स्टार्ट करना चाहिए। हाँ जी, अब ये मैं करता हूँ, लोगों को एक्सपीरियंस देता हूँ कि आप छोटे छोटे बिजनेस करके भी अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो आपके दिमाग में ये कहाँ से आइडिया आया कि मैं ये सारे काम कर सकता हूँ? बस आइडियाज़, दोस्त भी हैं साथ, भाई बैठे हुए हैं तो आइडियाज़ आते हैं और मैं कर देता हूँ। यूट्यूब चलाने के लिए आपने किया कि यूट्यूब पे साथ व्लॉग भी करूंगा, व्लॉग बनाने का शौक है आपको? जी, व्लॉग बनाने का तो शौक है। व्लॉगिंग से तो ये सीन स्टार्ट हुआ था सारा। और आप वायरल हो गए फिर? हाँ जी। और आप सबसे जो फेवरेट काम है वो कौन सा लगा, क्योंकि आपने इतने काम किए? सबसे फेवरेट काम मुझे कबाड़िए वाला लगा था क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट है। कबाड़िए वाला? हाँ जी। उसमें क्या किया था? उसमें मैंने किया कुछ नहीं था, सिर्फ एक्सपीरियंस ही दिया था लोगों को कि आप ये वाला काम करके भी दिन में 8 घंटे काम करके 1500 प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो आपने कितना खर्चा किया था, कितना प्रॉफिट आया उसमें? उस पर तकरीबन 2300 रुपया खर्चा हुआ था और सारा अपना जो खर्चा वगैरह निकाल के 1500 रुपया प्रॉफिट निकल आता। मतलब 8 घंटे आपने दिन में काम किया तो आपको जो प्रॉफिट था वो 1500 रुपये था। बड़ी बात है, इस छोटी सी एज में अगर आप रोज़ कोई नया काम करते हैं उससे आपको प्रॉफिट मिल रहा है, बड़ी अच्छी बात है। तो अभी तक मुझे बताएं कि आपकी जो अब्बा हैं वो भी आपका साथ देते हैं इसमें, क्योंकि आप बताते हैं उनकी भी एक शॉप है। वो आपने जब आपने वीडियो अपलोड की थी पकौड़ों वाली, वो देख के तो मेरे मुंह में पानी आ गया था। मुझे लगा था शायद आप आज पकौड़े लेके आएंगे मॉर्निंग शो में। नहीं अब्बू वो सपोर्ट ही करते हैं। मैं शाम को उनकी दुकान पर ही होता हूँ, हेल्प वगैरह करवाता हूँ क्योंकि सारा सामान जो मार्केट से लेकर आना होता है वो मैं ही लाता हूँ। अच्छा, तो वो सपोर्ट करते हैं। आप बड़े भाई हो अपने घर के? नहीं, सबसे छोटा हूँ। अच्छा, तो आप ये सारी जिम्मेदारी आपने अपने ऊपर ली हुई है कि मैं ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से निभाऊंगा। जी जी। तो मुझे ये बताएं कि आप लोगों को क्या पैगाम देंगे कि किस तरह से आप अपना काम कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं महंगाई का दौर है, जॉब्स जो हैं वो कम मिल रही हैं लोगों को, तो कैसे वो ये अपना काम स्टार्ट करें? लोगों को मैं यही कहूँगा, मैंने 40-50 वीडियोस बना के अपनी टिकटॉक, इंस्टाग्राम पर अपलोड की हुई हैं। तो आप छोटा छोटा बिजनेस करके काफ़ी अच्छे पैसे कमा सकते हैं। वो कहते हैं ना, ये वाला हाथ ये वाले हाथ से बेहतर है। तो आप मांगने से अच्छा आप
4,000 5,000 रुपये इन्वेस्ट करके अच्छे पैसे कमा सकते हैं। हाँ, जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो अपने ज़हन में आपने ये रखना है कि इसमें मेहनत लगनी है। 8 से 10 घंटे आपने इस छोटे बिजनेस को देने हैं। 8 से 10 घंटे देने के बाद आप इजीली शाम को 1500 से 2000 रुपया कमा सकते हैं। तो आप मांगने से अच्छा छोटे लोग छोटे ना बिजनेस छोटे कारोबार करते हुए ये सोचते हैं उस्मान कि अब मैं ये काम करूंगा तो मेरी इंसल्ट होगी। इस पर लोगों को आप क्या कहेंगे कि छोटे काम करने में इंसल्ट नहीं है, ये काम करना चाहिए क्योंकि ये आप एटलीस्ट आप मेहनत करें। एक राज की बात आपको बताता है चलो, ये जो छोटे छोटे काम है ना, इनमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है आजकल। इसमें अगर एक बंदा दिन का 1500 रुपया प्रॉफिट कमा रहा है तो वो महीने का इजीली 70 से 80 हज़ार रुपया कमा रहा है। पॉइंट है ये। हाँ, अच्छा, और अगर किसी के पास लाइक आपने कहा 4000 या 5000 आप लगाकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अगर किसी के पास नहीं है इतने पैसे, जीरो इन्वेस्टमेंट से काम स्टार्ट हो सकता है? जीरो इन्वेस्टमेंट से तो बिल्कुल भी नहीं स्टार्ट हो सकता। तकरीबन आपके पास 3 से 4 हज़ार रुपया होना चाहिए। अगर आप वो नहीं कर सकते तो आपके पास 1000 रुपया होना चाहिए। 1000 रुपये में भी आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। 1000 में भी कर सकते हैं? वो कैसे? है कॉटन कैंडी वाला। अच्छा। आप तैयारशुदा कॉटन कैंडी ले, पीछे से आपको 8 रुपए की मिलेगी। ठीक है। तो वो आप एक डंडे के अंदर लटका कर किसी पार्क के बाहर 30 रुपए का 40 रुपए का सेल करके प्रॉफिट रख सकते हैं। जो कॉटन कैंडी जी। कलरफुल सी होती जी है। जी। अच्छा, उसमें कितना प्रॉफिट होता है? उसमें 8 रुपए की आपको पीछे से मिलेगी, आगे आपकी मर्जी, आप 20 रुपए की दें या 30 रुपए की दें। वैसे भी संडे वाले दिन तो ये तो 40 रुपए की भी सेल होती है। और इसमें एक बड़ी बात है कि आप जब अपना बिजनेस करते हैं तो आप अपने बॉस होते हैं, आपका बॉस कोई नहीं होता। कोई नहीं आपका होता। दिल करता है आप काम करें, आपका दिल करता है आप 12 घंटे काम करें, 8 घंटे काम करें, 6 घंटे काम करें, और जब या फिर आपने एक अमाउंट सोच लिया है कि इस अमाउंट तक अगर मुझे प्रॉफिट आ गया तो मैं तब तक काम करूंगा। जी। तो आप मुझे बताएं कि अभी तक आपने इतने बिजनेसेस किए हैं, सबसे फेवरेट बिजनेस कौन सा, क्या सोचते हैं कि आगे मैं इस बिजनेस को करूंगा? सबसे फेवरेट बिजनेस इस टाइम मेरा वो जो जाता है ना, और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जो है ना, मैं यही कहूँगा कि कबाड़ में। आजकल लोग ये कबाड़ के काम को इतना अच्छा नहीं समझते। अच्छा। वो कहते हैं कि ये क्या काम है, ये तो आपने गंदा बता दिया। कारोबार कबाड़ के अलावा अगर कोई बंदा कबाड़ नहीं करना चाहता, कबाड़ के अलावा काफ़ी आप फल का कारोबार करके भी पैसे कमा सकते हैं। आपने फल का भी किया हुआ है? इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है कितनी इन्वेस्टमेंट उसमें। इन्वेस्टमेंट है 20 से 25 हज़ार रुपया एक दिन के लिए? हाँ जी। और प्रॉफिट उसमें अगर आपके सारे सेल हो जाते हैं तो आप 10 से 15 हज़ार रुपये निकालते। अगर उसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो उसमें प्रॉफिट भी तो ज्यादा है। प्रॉफिट भी यानी ज़्यादा। बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कि आप नॉर्मल बिजनेस करते हैं, अगर आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ज्यादा आपको प्रॉफिट आता है, और अगर आप कम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट भी उसी हिसाब से आती है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि लोग प्लानिंग कर लेते हैं, अब मैं ये करूंगा वो करूंगा, अगर उसके हिसाब पे वो नहीं पूरा उतरते तो वो बहुत मायूस होते हैं। बहुत मायूस। और मैं आपको यही कहना चाहूँगा, हम जो पंजाबी लोग हैं ना वो डरते बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर हम अपने आप को एक पठान के साथ कंपैरिजन करें ना, तो पठान जो है ना, हम कदम रखने से पहले ना बहुत ज़्यादा सोचते हैं। पठान जो है ना वो पहले कदम रखते हैं, उसके बाद आगे सोचते हैं कि क्या करना है। अच्छा, आप एक बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, क्या क्या प्लानिंग है आपकी फ्यूचर? प्लानिंग अभी चल रही है, इंशाल्लाह वो अचानक ही सामने आएगी। वो आप वीडियो में बताएंगे? अभी नहीं बताएंगे, टाइम है बताने में। अच्छा, क्या सोचा है कि मैं बड़ा होकर ये बनूंगा? बड़ा होकर बिजनेसमैन ही बनना है। और ये नहीं पता कि किस कैटेगरी में बिजनेस करूंगा? ये वक्त ही बताएगा अब। ये वक्त या फिर हम वीडियो में देखेंगे आपकी? हाँ जी। ठीक है। तो जो आपकी एज के बॉयज हैं या फिर बच्चे हैं, गर्ल्स हैं, उनको आप क्या मशवरा देंगे कि क्या करें पढ़ाई के साथ साथ? पढ़ाई करते हैं ना आप? पढ़ाई, जी जी। वेरी नाइस। पढ़ाई के तो अपने पेरेंट्स की कैसे हेल्प कर सकते हैं? घर बैठ के साथ साथ आप घर बैठे तो कुछ भी नहीं हो सकता। घर बैठे हाथ पे हाथ रख के तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, बाहर ही निकलना पड़ेगा आपको। तो क्या पैगाम देंगे आप? मैं उनको यही कहूँगा कि जो मेरी एज के हैं, आप वो काम तो इस तरह कर नहीं सकते, पढ़ें लिखें और उसके बाद ये छोटे छोटे बिजनेस में इन्वेस्ट करके एक्सपेरिमेंट हासिल करें, एक्सपीरियंस, और उसके बाद अच्छे पैसे कमाएं। ठीक है, थैंक यू सो मच उस्मान, आपने हमें वक्त दिया। और हमें ये लेसन मिलता है कि आप नाउमीद मत हों, आप छोटे छोटे बिजनेस से भी एक बड़ा बिजनेस बना सकते हैं। आप अपने लिए एटलीस्ट इतना पैसा कमा सकते हैं कि जिससे आप और आपकी फैमिली गुजारा कर सकें। तो किसी चीज़ को भी छोटा मत समझें। अब मैं आपको बताऊंगी एक बड़ी हैरानकुन खबर कि इंसानों को तो आपने पेशगोइयाँ करते हुए सुना होगा, मगर आज हम आपको एक ऐसी बिल्ली के बारे में बताते हैं जिसने मौत की पेशगोइयाँ की हैं। अमेरिकी रियासत जो है उसमें ये बताया गया है कि रिटायरमेंट होम है एक, और वहाँ पर एक बिल्ली रहती है जो एक मशहूर वजह से फेमस है। और वो वजह ये है कि ये पता चला है कि रिटायरमेंट होम में रहने वाला कौन सा शख्स
इंतकाल करने वाला है ये बिल्ली बता देती है। ऑस्कर नामी बिल्ली को 2005 में रोड आइलैंड नर्सिंग होम ने गोद लिया था ताकि यहाँ के रिहायशियों को सुकून फराहम किया जा सके, लेकिन जल्द ही अमले ने पाया कि ऑस्कर ज़्यादातर तनहा रहना पसंद करती थी, लेकिन जब वो रिटायरमेंट होम के किसी मकीन के साथ घुल मिल जाती थी तो वो शख्स कुछ घंटों बाद मर जाता था। इसके बाद अमले ने ऑस्कर की नकलो हरकत को एक तौर पर देखना शुरू कर दिया और उसको मॉनिटर करना शुरू कर दिया कि ये क्या करती है, और मरीजों के अहल खाना से पहले ही रब्ता करना शुरू कर दिया कि उनको ये शक होता था कि कहीं ये जो मरीज़ है ये दुनिया से ना चला जाए। तो वैसा ही होता था। वो बिल्ली जिसके साथ खेलना कूदना शुरू करती थी, कुछ ही लम्हों के बाद वो शख्स जो है वो दुनिया से चला जाता था। तो प्यारों को पहले ही बताया जाता था कि आज अलविदा कर लो। इब्तिदा में रिटायरमेंट होम के डॉक्टर्स ने इस बात को नज़रअंदाज किया, लेकिन कम अज़ कम 25 मुख्तलिफ वाक़यात के बाद उन्हें शक होने लगा कि बिल्ली मौत को महसूस कर सकती है। डॉक्टर डेविड का ये कहना था कि बिल्ली मरीजों में बायोकेमिकल तब्दीलियों को सूंघ सकती थी। दूसरे माहिरीन का ख्याल ये था कि बिल्ली रिहायशियों की नकलो हरकत की कमी या मौत के दौरान खारिज होने वाली बू के इब्तदाई मराहल का पता लगा रही थी। और ऑस्कर शुरू में बहुत खौफजदा बिल्ली थी। वो बाहर आना पसंद नहीं करती थी, वो अकेली रहती थी, अलमारी में छुपी रहती थी या किसी बिस्तर के नीचे पाई जाती थी। और उसके बाद जब उसको देखा तो वो किसी शख्स के पास जाती थी, मौत के करीब जो शख्स जाने वाला होता था उसके साथ खेलना शुरू कर देती थी। और ऑस्कर ने 2005 में ये किया था कि वो उसने पहला एक इंकशाफ किया था, मतलब जिस शख्स के पास जाके खेलना शुरू किया उसके बाद उस शख्स की मौत हो गई। तो उसमें ये भी चीज़ सामने आई है कि साइंसदानों का ये मानना है कि इंसानों की तरह जानवरों में भी छठी हिस्स पाई जाती है। और डॉक्टर्स ये कहते हैं कि कोई केमिकल्स ऐसे निकलते हैं या फिर मरने वाले शख्स के बॉडी से ऐसी बू आती है जो इंसानी जिस्म तो नहीं महसूस कर सकता, इंसानी हिस्स तो महसूस नहीं कर सकती, लेकिन जो जानवर हैं वो कुछ महसूस कर सकते हैं। तो ये बिल्ली जो है ये भी इनमें से एक थी जो लोग इससे फिर खौफजदा होना शुरू हो गए थे कि ये जिस भी शख्स के पास जाकर खेलती थी वो कुछ ही लम्हों के बाद इस दुनिया फ़ानी से चला जाता था। और अक्सर लोग जो हैं वो बिल्लियों से भी डरते हैं मेरी तरह, और कुछ लोग बिल्लियों से बड़ा प्यार करते हैं। तो मौत की पेशगोई की गई है। हमने अक्सर ये सुना है कि जानवर जो हैं वो किसी भी आफत के आने से पहले उनको पहले इल्म हो जाता है, और इस बिल्ली ने इसको इल्म तो होता था, बिल्ली के ऊपर पूरी एक तहकीक है। इसने ये बता देती थी कि ये शख्स जाने वाला है, यानी 25 से ज़्यादा लोगों की इसने मरने से पहले पेशगोई इस तरह से की कि ये वैसे बिल्कुल अकेली रहती थी, कभी किसी बेड के नीचे, कभी बिस्तर के नीचे, कभी अलमारी के अंदर, लेकिन जब किसी शख्स ने दुनिया से जाना होता था तो ये उसके पास जाकर खेलना शुरू कर देती थी। तो आज का ये प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचता है। आप अपना ख्याल रखें, कल आएंगे नई स्टोरीज़ के साथ, इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।